कोविड-19 के इस एपिडेमिक के दौर में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में हम अपने प्यारे छात्र छात्राओं को जो कक्षा 12 जीव विज्ञान वर्ग में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए लेकर आए हैं शिक्षण सामग्री। और पहला अध्याय है जीवों में जनन। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज फतेहपुर बालपुर गोंडा के सभी छात्र छात्राओं के लिए हम शिक्षण सामग्री उनके घर पर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे विद्यार्थीगण इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं विषय वस्तु पर। देखिए, जीवों में जनन। प्रत्येक जीवधारी का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जनन। जो भी जीव इस पृथ्वी पर आया है वो एक निश्चित समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतानोत्पत्ति करना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन एक आवश्यक पहलू है। जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही हम जनन कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि जनन क्रिया में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के माध्यम से एक जीव कैसे अपना जनन कार्य को पूरा करता है। सबसे पहले की जो क्रिया है उसमें आरएनए और प्रोटीन और कुछ आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण होता है। सभी जीवों का यही नियम है। सूक्ष्म से लेकर के विशालकाय जीवों तक में जो प्रारंभिक क्रिया है जनन की वो एक ही प्रकार से है। तो पहला मैंने बताया कि आरएनए प्रोटीन और कुछ आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण होता है। दूसरे में फिर डीएनए अणुओं का द्विगुणन होता है। चूंकि डीएनए ही वह अणु हैं जो अपने समान स्वप्रतिकृति की क्षमता रखते हैं। तो दूसरी क्रिया जनन की ये हुई बच्चों। तीसरी क्रिया है कोशिका विभाजन, क्योंकि कोई भी कोशिका जब विभाजित होती है तभी उसकी संख्या में वृद्धि होती है और उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट है प्रजनन अंगों का निर्माण, क्योंकि जनन के लिए प्रजनन अंग आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है प्रजनन इकाइयों का निर्माण और संयुग्मन। प्रजनन इकाई से तात्पर्य है कि दो तरह की इकाइयां होती हैं। आप आगे अभी इसी अध्याय में पढ़ेंगे। युग्मक जनन एक प्रोसेस। तो युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात नर और मादा युग्मक बनते हैं। तो अलग अलग जीवों में इनको हम युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। और ये युग्मक इकाइयां जनन का एक अभिलाक्षणिक क्रम है। और छठवां जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे नए जीव का निर्माण होता है और जिससे जीव की निरंतरता बनी रहती है। तो जनन की प्रोसेस को समझने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है बच्चों कि जनन कितने प्रकार का होता है। जीवों में जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन, और दूसरा कायिक जनन, और तीसरा है लैंगिक या लिंगी जनन। तो आइए सबसे पहले हम अलैंगिक जनन पर चर्चा करते हैं। अलैंगिक जनन एक ही संतति के द्वारा होने वाला जनन है जिसमें 2 युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल एक ही जीव से जब नया जीव बन जाता है बिना किसी दूसरे जीव के तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में जो उससे उत्पन्न संतान होती है वो बिल्कुल अपने माता पिता के समान होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी क्लोन होती है। क्लोन का शाब्दिक अर्थ होता है परछाई। मतलब जब अपने माता पिता के बिल्कुल समान होती है तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन खास करके एक कोशिकीय जीवों में, जैसे अमीबा को ले लीजिए जो कि मोनेरा जगत का एक कोशिकीय जीव मोनेरा, और प्रोटिस्टा अमीबा प्रोटिस्टा का है। तो मोनेरा में जीवाणु आते हैं। इस तरह से इन सब जीवों में और कुछ बहुकोशिकीय जंतुओं में भी देखा गया है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के लक्षणों पर अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
अलैंगिक जनन पहली चीज तो केवल एक जनक द्वारा होता है, अर्थात एक ही जीव के द्वारा नया जीव बन जाता है, इसमें दो युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, इस जनन में केवल सूत्री विभाजन होता है, इसलिए इस जनन को सोमैटोजेनिक भी कहते हैं। कहने का मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन दूसरी प्रोसेस होती है वो इसमें उसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि युग्मकों का जब निर्माण होता है तभी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया केवल युग्मक जनन के समय होती है, इसलिए अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता भी नहीं होती और विशेष जननांगों का भी इसमें विकास नहीं होता। लेकिन अब हम इस पर यह चर्चा करेंगे कि इस अलैंगिक जनन से क्या लाभ है, क्या हानि है। अलैंगिक जनन से अगर हम लाभ की बात करें तो चूंकि यह केवल एक जंतु के द्वारा होता है तो इसमें जनन की संभावना निश्चित बनी रहती है। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जंतु के जनन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तीसरी चीज यह है कि इसमें ना तो युग्मकों का निर्माण होता, ना निषेचन होता, ना भ्रूणीय परिवर्धन होता और इन सारी क्रियाओं के ना होने के नाते इसमें जो गुणन होती है अर्थात अपनी संख्या को बढ़ाना, तो जीव बड़ी ही आसानी के साथ अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और इससे अधिक जनन के लिए जो आवश्यक पहलू हैं उसमें क्षति भी कम होती है। लेकिन अब हानि अगर बात करें तो अलैंगिक जनन से हानि भी है। हानि यह है कि चूंकि आनुवंशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जंतु बिल्कुल एक समान होते हैं, अर्थात उसमें किसी भी परिवर्तन, किसी भी विभिन्नता की संभावना नहीं होती, इसलिए ये पर्यावरण के प्रति भी अनुकूलन इसमें नहीं होता है। ये अपने आप में आवश्यकता अनुसार कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और नई जातियों के विकास की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। अलैंगिक जनन की हम कुछ विधियां आपको बता रहे हैं, आइए उसका हम अवलोकन करें। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन, जीवों में जनन में अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें पहली विधि है विखंडन, फ्रैगमेंटेशन। और दूसरा है मुकुलन। बड़े। और तीसरा है खंडन। ये टॉपिक थोड़ा हट जाएगा ना, थोड़ा सा 2 मिनट। तीसरा है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, इसको हम स्पोरुलेशन के नाम से जानते हैं, स्पोरुलेशन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विखंडन की। विखंडन में कोई भी जीव 2 अथवा 2 से अधिक भागों में बंट जाता है और उसके प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाता है। और खास करके विखंडन जीवाणुओं में देखा गया है। प्रोटोजोआ में भी द्विविखंडन होता है, जिसमें पैरामीशियम में अनुप्रस्थ और युगलिना में अनुलंब विखंडन देखा गया है। दूसरी प्रोसेस है मुकुलन। मुकुलन ईस्ट में देखा गया है, जो कि एक कोश की कवक है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव, सपोज दैट ये ईस्ट है और इसके ऊपर एक छोटा सा उभार बनता है जिसको हम बड या मुकुल कहते हैं। और धीरे धीरे करके इसका जो केंद्रक होता है, इसके केंद्रक से कुछ केंद्रक द्रव्य दूसरे भाग में चला जाता है, जिससे ये बड अलग होकर के और यह भी एक नई ईस्ट कोशिका को जन्म देता है। अर्थात
बड से भी एक नया जीव बन जाता है। तो ये मुकुलन है। और तीसरी प्रोसेस हमारी है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है, इसमें कोई भी बीजाणु एक पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जनन काय बनाती है और केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ जीवाणु हैं, शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा हैं और टेरिडोफाइटा में ये बनते हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि ये बीजाणु कई तरह के बन सकते हैं। एक तो बीजाणु अगर अचल हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं है इस तरह से, तो इसको हम अचल बीजाणु या एप्लानोस्पोर कहेंगे। अगर उस बीजाणु में कोई फ्लैजिलेटेड यानी कशाभिका है, इसको फ्लैजिला बोलते हैं, या कशाभ, तो ये मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है, तो ऐसे बीजाणुओं को चल बीजाणु कहते हैं। कभी कभी सुप्त बीजाणु भी कुछ शैवालों में देखे गए हैं। और पामेला अवस्था, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स शैवालों में पामेला अवस्था में जो शैवाल होता है वो जब पानी की कमी हो जाती है तो भूमि पर पड़ा रहता है और फिर अपने चारों तरफ एक म्यूसिलेज यानी चिपचिपा आवरण, जिसको हम श्लेष्मा अवस्था भी कहते हैं, श्लेष्मा अवस्था धारण कर लेता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो यह जो भित्ति इसकी टूटती है और उसके अंदर से तमाम जीव मुक्त होते हैं और उससे प्रत्येक से एक नया शैवाल बन जाता है। इस प्रकार से निश्चेष्ट बीजाणु कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही, जैसे यूलोथ्रिक्स है, यूडोगोनियम है, नास्टाक है, इन सब की कोशिकाएं अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना लेती हैं और जब अनुकूल अवस्था आती है तो ये भित्ति टूट करके और नए जीव को जन्म देती है। तो आज हमने आपको एक छोटा सा प्रयास किया कि अलैंगिक जनन की विधि को बताया। अगले वीडियो में हम आपको कायिक जनन की विभिन्न विधियां और लैंगिक जनन की विभिन्न विधियों से अवगत कराएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया राष्ट्रीय इंटर कॉलेज फतेहपुर बालपुर गोंडा के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।